नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो आज है वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन। उससे पहले कल आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, आपको पता है सभी को। रविवार को हम लोग फ्री करंट अफेयर का टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर जितने भी छात्र हैं, आप सभी को ये टेस्ट अपीयर करना है। आपको पता है इसमें सिंपली क्या होता है, हर रविवार को एप्लीकेशन पर 11 बजे करंट अफेयर का फ्री में टेस्ट आता है। बाकी जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर कहीं और देख रहे हो, उन लोगों को भी मैं बता देता हूं कि एप्लीकेशन पर हर संडे को फ्री में करंट अफेयर का टेस्ट होता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर, तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां से आप इसे डाउनलोड करेंगे, फिर इसमें रजिस्टर्ड करने के बाद आप लोगों के पास इस टाइप का डैशबोर्ड खुलेगा। जब आपके फोन में एप्लीकेशन खुलेगी तो यहाँ पर आपको नीचे कोर्सेज दिखेगा। कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे, सबसे बीच में कोर्स में क्लिक करने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स दिखेंगे आपको। नीचे को आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के साथ ही आपको यहाँ दिख जाएगा इसी टाइप का पोस्टर दिखेगा, वहां लिखा होगा रविवार फ्री करंट अफेयर 1 रुपये में। लेकिन आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, वहां पर बताया गया है, वीडियो देख लीजिएगा। अभी तक बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, उस टेस्ट को अपीयर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सॉल्यूशन की। देखते हैं आज के सब कुछ 7 नंबर सेट को। तो सेट नंबर 7 में हम पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहां से देखते हुए चलेंगे। आपको पता है सॉल्यूशन होता है डेली क्लासेस का, प्रॉपर टाइम पर क्लासेस आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पे है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हमेशा से मैंने आपको बताया है, देखिए अब तक आपको हैबिट हो चुकी होगी, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब भी ऐसे टाइप की चीजें आती है, गलत है या सुमेलित है, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, ताकि एक हैबिट हो जाती है कि क्वेश्चनों को पता लग जाए देखने में कि क्या हमसे पूछ रहा है। फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब कथन पढ़ेंगे, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है। अब आपको अगर अधिसूचना का मतलब पता होगा, ठीक है। अगर हम अधिसूचना की बात करें, इंग्लिश में अधिसूचना को क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन। और इससे रिलेटेड आपने हाल ही के एग्जामों में क्वेश्चन देखा होगा कि अधिसूचना से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। आपको पता है अधिसूचना में प्रकाशित कहां पर प्रकाशित होती है अधिसूचना, तो सरकारी गजट में। सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, या फिर सरकारी गजट में छपी सूचना को क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, अधिसूचना क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है, और यह सरकारी गजट में छपती है, और इसी को कहा जाता है सरकारी गजट में छपी सूचना यानी अधिसूचना। अब पहला हम पे पॉइंट है, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, तो पहला ही पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट, इसमें प्रेषक का तो कहीं उल्लेख ही नहीं होगा। आपने अगर देखा होगा, आपके पास कभी नोटिफिकेशन आता है, कुछ इस टाइप से आता होगा। अब प्रेषक का उल्लेख कब आएगा, प्रेषक मतलब जो पत्र लिख रहा है, आपने किसी को पत्र लिखा, मान लीजिए आप यहाँ पर प्रेषक का उल्लेख आता है, फिर यहाँ पर आप पत्र लिखते हैं, नीचे भव्य दी लिखते हैं, लेकिन प्रेषक का उल्लेख नोटिफिकेशन में कहीं नहीं होता। ये सिंपली राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के वहां से जारी किया जाता है। तो इसका जो ये फर्स्ट ही पॉइंट है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट को हम देखें, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, इसे विज्ञप्ति कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप। अगला पॉइंट है इसमें, सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है। तो ऊपर मैंने आपको पहला पॉइंट ही बताया, सरकारी गजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। आखिरी पॉइंट है, यह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई या मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं सभी पॉइंट। और इसके अलावा प्रयोग, ठीक है, अधिसूचना में किसका प्रयोग होता है, तो ये लिखिएगा। एक क्वेश्चन आया था एक बार, यहां पर तो नहीं आया था उत्तराखंड में, अधिसूचना में प्रयोग, अधिसूचना में किसका प्रयोग होता है, अधिसूचना में प्रयोग। ये चीज आपको नोट कर लिखनी है। इसमें सबसे पहले तो प्रयोग होता है नियम का, नियम, फिर होता है आदेश का, ठीक है, सेकंड नंबर हो जाएगा आदेश का, और थर्ड पॉइंट जो इसमें होता है, इसमें होता है क्षेत्र का, यानी 3 पॉइंट इसमें होते हैं क्षेत्र का, यानी नियम, आदेश और क्षेत्र, इन तीनों का ही इसमें उल्लेख होता है। किसमें, प्रयोग, सॉरी, अधिसूचना में। और सरकारी गजट में छपी सूचना को कहा जाता है अधिसूचना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे। तो तू रूप है किरण में, मैं सौंदर्य हूं सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में।
उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है। तो कितनी अच्छी पंक्तियां ये हैं, आपने अक्सर सुनी होंगी इन पंक्तियों के बारे में। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। अब देखिए, अब यहां पर आपको मान लीजिए अलंकार नहीं आता है एक बारी के लिए, क्योंकि अलंकार काफी टफ है, काफी बच्चों का इसमें वीक पॉइंट होता है, तो सीधा सीधा आप ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब आपको पता है सीधा सीधा हम ऊपर से नीचे देखेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर देखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है अगर मैं बात करूं, तो जहां पर बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को बोला जाए, आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा, जब तक चेतक था उस पार, इस टाइप से कोई एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो इसमें कुछ बड़ा चढ़ाकर यहां पर कुछ ऐसा कुछ तो हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगर हम सी की बात करें, यमक अलंकार। यमक अलंकार की आपको डेफिनेशन पता होगी, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और उसका अर्थ भिन्न हो। यानी मैं बात करूं, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, ठीक है, और उसका अर्थ भिन्न हो। आपने एग्जाम्पल सुना होगा, काली घटा का घमंड घटा। यानी एक घटा क्या है कि बादल के लिए कहा जा रहा है, दूसरा घटा मतलब कम होना। और इसी तरीके से आपने कनक कनकते 100 गुने, एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतुरा। या सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना तो सजना हो गया कि तैयार होना, दूसरा सजना मतलब अपने पिया को वो कह रही है, तो ये अलंकार भी यहां पर नहीं होगा, तो यमक अलंकार भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी हमारे पास बचता है, उल्लेख अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम रूपक अलंकार की हमें डेफिनेशन पता है। रूपक अलंकार क्या होता है, जब भी उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप कहते हैं, ठीक है, उपमा में जब भी उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप कहते हैं तब रूपक अलंकार होता है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। लेकिन यहां पर उल्लेख अलंकार में बताना है, ये क्या होता है, जहां पर भी एक वस्तु के अनेक रूप में ग्रहण हो, ठीक है, जहां पर भी एक वस्तु के अनेक रूप में ग्रहण किया जाता है, उसका अलग अलग भागों का विभाजन होने के उल्लेख को, ठीक है, यहां पर किसका हो रहा है, तो रूप है किरण में, यानी तू रूप है किरण में कह रहा है, तू सौंदर्य है सुमन में, और तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यानी यहां पर सीधा सीधा आपको देखना है, जहां पर एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाता है। एक वस्तु कौन है, ठीक है, तो यहां पर एक वस्तु के रूप में अनेक वस्तु को ग्रहण किया जाता है, तो उसके अलग अलग भागों में विभाजित होने के उल्लेख को उल्लेख अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बादल का तत्सम शब्द होगा। तो बादल आपको पता है, अब बादल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अक्सर इसका पर्यायवाची पूछा जाता है, तो बादल का आपको तत्सम रूप बताना है। अगर हम बात करें बादल के तत्सम रूप की, तो बादल का तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, वारिद, ठीक है। बादल का तत्सम रूप क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वारिद। लेकिन यहां पर जो मेघ, ठीक है, मेघ, घन, वारिद, ये सब क्या है, बादल के पर्यायवाची हैं। तो बादल के पर्यायवाची नोट करके लिखेगा, बादल के पर्यायवाची इसका वारिद हो जाएगा, साथ ही साथ इसका मेघ हो जाएगा, या फिर इसका घन हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, बादल के पर्यायवाची हैं। इसके साथ साथ जलद आपने सुना होगा, जलद मैंने बताया था ना, जल मतलब जल और दौ मतलब देने वाला, यानी जल देने वाला कौन है, बादल है। और जलज मतलब क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला, यानी जल में जन्म कौन लेगा, कीचड़ में, या फिर जल में पंकज यानी कमल की बात हो रही है, तो जलद देने वाला ये हो जाएगा आपका बादल। इसी के साथ साथ अंबुद आपने सुना होगा, अंबुद, अंबुद इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं बादल के पर्यायवाची, आपने सुना होगा पयोद, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पयोद किसका पर्यायवाची है, या वारीधर, वारीधर इसी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, वारिद है तो वारीधर भी इसी का पर्यायवाची होगा, और धराधर, धराधर भी इसी का पर्यायवाची होगा। तो ये सभी नोट करने हैं आपको, बादल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं फिर से कह रहा हूं, पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है पर्यायवाची कैसे पढ़ने हैं, तो अक्सर मैंने यूट्यूब पर भी कहा है, क्लासेस में भी मैं कहता हूं कि ये एक दिन में आपको याद नहीं होंगे कभी भी। पर्यायवाची हम सोचते हैं ना कि यार हम क्या है, एग्जाम से 4 दिन पहले पर्यायवाची को देख लेंगे, याद हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। आप दुनिया के कितने बड़े विद्वान हो, याद भी हो जाएंगे, तो आप वहां पे कंफ्यूज इतना हो जाएंगे कि आपको याद नहीं आएगा। डेली आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं और डेली आपको इस शब्दों को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है बार बार वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है, तो समझदार आप लोग हैं, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे, किस कवि ने स्वयं को मैं ही वसंत का अग्रदूत कहा है। तो किस कवि ने अपने आप को स्वयं को, ठीक है, वसंत का अग्रदूत कहा है, ये कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने क्या कहा खुद को, मैं ही वसंत का अग्रदूत हूं। तो फैक्ट पूछे जाते हैं। अब निराला जी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनकी लगातार 2-3 दिन से मैं रचनाएं करा रहा हूं, ठीक है, डेली आपका रिवीजन हो रहा है। तो यहां पर आपको नोट करना है, और यहां पर सुमित्रा नंदन पंत
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों क्या हो जाएंगे? छायावादी कवि हो जाएंगे। छायावादी कवि। और छायावादी कवि याद रखने की ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई है, तो लिख लीजिएगा SSJ में, ठीक है, SSJ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी, ठीक है। SSJ में क्या हो जाएंगे? छायावादी चारों कवि हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हम पे है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है। तो आपको बताना है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो आपने पढ़ा होगा, एक तो आता है हम पे सार्थक शब्द और दूसरा आता है निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं दो प्रकार के हम पे प्रयोग के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। तो इन चीजों को आपको नोट करना है, क्योंकि इस टाइप से आपने देखा होगा खास तौर पर यूकेपीएससी, ठीक है। याद रखिएगा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कोशिश ये करनी है हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को एनसीईआरटी से पढ़े। आपके छोटे भाई बहन होंगे घर में या फिर आपके रिश्तेदार होंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो 8th 9th की बुक हमने डाली हुई है, ठीक है। तो आप अगर फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे एप्लीकेशन में, वहां पर 8th 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक डली हुई है। तो उसमें से आप पर्यायवाची पढ़ सकते हैं, अनेक शब्द पढ़ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याकरण की दृष्टि से वो बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आयोग वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, जरूर देखने चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम पे है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। अब स्वरों के उच्चारण में मान लीजिए कोई स्वर है, अब यहां पर हमने लिखा अ, ठीक है। इसके उच्चारण में जो समय लगेगा, अ तो नहीं लगा, आ। अब यहां पर ये आ है, तो ये किसका है? मतलब यहां पर क्या हो रहा है? स्वरों के उच्चारण में किसका समय लग रहा है? एक मात्रा का समय हमें लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वरों के उच्चारण में किसका वो लगता है? स्वरों के उच्चारण में लगता है, लगने वाले समय को कहा जाता है मात्रा। अगर अनुस्वर की बात करेंगे, अनुस्वर क्या होता है? आपने सुना होगा अक्सर, अनुस्वर एक बिंदु होता है, ठीक है, चंद्र बिंदु के जैसा, ठीक है। इस टाइप से बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। और अनुस्वर का प्रयोग आपको पता होना चाहिए, ध्वनियां नाक से ही निकलती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अनुस्वर ध्वनियां कहां से निकलती हैं? केवल नाक से निकलती हैं। अगर एग्जाम्पल आपको दूं केवल नाक से निकलती हैं, तो आपने सुना होगा पंजाब। अब पंजाब में आपने पंजाब बोला, तो यहां पर क्या है? जो अनुस्वर लगा इसके ऊपर, तो ये ध्वनि केवल आपके नाक से निकल रही है। इसी तौर पर आपने सुना होगा एक और एग्जांपल, गंदा, ये भी आपका क्या है? अनुस्वर का इस्तेमाल हो रहा है और ध्वनि कहां से निकल रही है? नाक से निकल रही है। एक आपने सुना होगा अंदर, ठीक है। तो इसमें भी अनुस्वर आ रहा है और ये क्या है? ध्वनि आपके नाक से निकल रही है। और क्वेश्चन क्या था? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन में जितने हो सके आपसे, इन क्वेश्चन के आपको नोट्स नहीं है तो इनके नोट्स बनाने हैं आपको स्पेशली, और उनको अपने कॉपी में लिखना है ताकि रिवीजन मारने के लिए आपके आसानी रहे। बात करें ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर। तो यहां पर हमें ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन बतानी है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा? ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। पूछ लेता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, लेकिन लिखने में हम लोग क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं, री को भी इंक्लूड करते हैं। ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। ये तीनों ह्रस्व स्वर है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वरों में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, जो मात्रा वाले होते हैं, आ, उ, आ, ठीक है, बड़ी ई, उ, ये सब ए, ये सब ह्रस्व स्वर होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम पुलुप्त स्वर की बात करें, तो मैंने पिछली बार भी बताया था, जो उच्चारण में जिनका आपने देखा होगा नाटक संवादों में, राम अगर बोल रहे हैं, हे राम अगर बोला जा रहा है, तो यहां पर जो शब्द ये है, राम को लंबा खींचा जा रहा है, राम, ठीक है, हे राम। तो राम जो ये शब्द आपके यहां पर गायब हो रहे हैं, इन्हीं शब्दों को कहा जाता है पुलुप्त स्वर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, अ, आ, क, ख, ग, घ, ढ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो अगर आपको याद होगा तो पहले दिन मैंने आपको वर्णमाला का एक इंपॉर्टेंट वो करवाया था, ठीक है, ट्रिक के साथ करवाया था, अघोष सघोष, ठीक है। अब बार बार उन चीजों को बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा होगा कि किसी और क्वेश्चन पे हम लोग करें। क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है? आप सभी लोग समझदार हैं। प्रैक्टिस सेट कौन देता है? मैंने आपको बार बार कहा है, प्रैक्टिस सेट वही छात्र देता है जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ हो। अब ये नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप अचानक से सो के उठ के आए, आपने बोला यार चलो पेपर देता हूं, सीधा प्रैक्टिस सेट दे रहे, तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा।
इस चीज को वही छात्र समझ सकता है जिस छात्र ने इसका पेपर दिया होगा या पढ़ा हुआ होगा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दिन भर 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप लोग क्या है पहले अपने सिलेबस को पूरा करें, फिर कहीं पर भी कोई अच्छी सी जगह, या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना है तो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। मात्र 199 रुपीज होता है इसका चार्ज। साथ ही साथ इसके आपको PDF मिलती है, सोल्यूशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्या है हमसे नहीं जुड़े या कहीं और भी जुड़ना चाहते हैं, तो लेकिन आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस सेटों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपने पढ़ा हुआ है, कितनी आप गलतियां कर रहे हैं यहां पर देखने को मिलता है। तो पहले दिन मैंने आपको बताया था अ आ क ख का उच्चारण स्थान, एक ट्रिक बताई थी आपको, तो ट्रिक नोट करनी है। मैंने आपको बताई थी KTM 2, KTM 2। कोई अपने पापा को कह रहा है या अपने भाई को कह रहा है KTM 2, ठीक है। तो यहां पर स्वरों का जो मैंने बताया था आपको, यहां पर हमारी टेबल हो जाएगी। टेबल किस प्रकार से थी, कचट तब क, ठीक है, टेबल आपको लिखनी है क च ट त प, ठीक है, टेबल आपने लिख दी कचट तब। अब यहां पर क्या हो रहा है, K फॉर आपको बताया था कंठ होता है, जो क वर्ग होगा उसका उच्चारण स्थान कंठ से होगा। T फॉर क्या होगा, तालु से होगा, T फॉर तालु, और M फॉर मूर्धा, मूर्धन्य यानी, ठीक है, मूर्धा, और D फॉर दंत्य, और O फॉर ओष्ठ। तो ये ट्रिक थी आपकी KTM 2। तो ये जो क वर्ग का उच्चारण है ये कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग दंत्य, व वर्ग ओष्ठ से, फ वर्ग का ओष्ठ से होता है। तो यहां पर क वर्ग है। अब आपको सीधा सीधा पकड़ना है, आ आपको नहीं आता है, लेकिन आपको क आता था, और क का सदैव उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंठ से किसका उच्चारण स्थान होता है, क का होता है। और इसी के साथ साथ मूर्धा से कौन सा होता है पूछेगा, तो मूर्धा से होता है ट वर्ग का, ये चीज नोट करके लिखिएगा, ट वर्ग का होता है। और तालव्य से पूछेगा तो तालव्य आपने देख लिया च वर्ग का, च वर्ग का तालव्य से होगा। और ओष्ठ से किसका होता है, प वर्ग का। तो यहां पर आपकी तीनों चीजें क्लियर हो गई है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा ये तो आपके ठीक है, ये तो आपके व्यंजन हो गए, लेकिन आपको पता है कि स्वरों का भी, कुछ स्वरों का भी उच्चारण स्थान कहां से होता है, ठीक है, तालु मूर्धा से स्वरों का उच्चारण स्थान होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो मूर्धा से आपने देखा होगा री का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, री जो हमारी दीर्घ स्वर थी, तो री का भी स्थान किससे होता है, मूर्धा से होता है। अब तालव्य से किसका होता है, तो तालव्य से अगर हम बात करें तो इसका एक तो हो जाएगा हमारा ई का, आप उच्चारण भी करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि वर्ण वाला एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप पूरा 100% प्रैक्टिकली कर पाओगे। इसके अलावा आपका श आपने देखा होगा सलजम वाला, या य, इनका क्या होता है उच्चारण स्थान, तालव्य से होता है। पूछा जाता है ई का उच्चारण स्थान कहां से होता है, श का कहां से होता है, य का कहां से होता है, तो आपके तालव्य से होता है। इसी के साथ साथ ओष्ठ से आपको बताना है, तो ओष्ठ से एक तो प वर्ग का हो गया, दूसरा आपका ऊ का, ऊ का भी ओष्ठ से होता है। तो इस चीजों को आपको नोट करना है और आगे लिखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 तब हम लोग देखेंगे, वह लिखता है किंतु बात भी करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह लिखता है किंतु बात भी करता है। अब देखिए किंतु को अंडरलाइन किया है ना, तो किंतु को आपको सीधा सीधा गोला कर देना है। अब हमें इसके ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, हर बार बोलता हूं एलिमिनेशन मेथड। किंतु कहीं से आपको क्रिया विशेषण लग रहा है, कहीं से भी। क्रिया विशेषण क्या होता है, मैंने हमेशा से बताया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन 1 नंबर हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेशन हो गया। अब ऑप्शन बी पर आते हैं, ठीक है, किंतु अव्यय है, बिल्कुल है अव्यय। थोड़ा देर रुक जाते हैं, चेक कर रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है, इस चीज पर रुक जाते हैं। अब किंतु संज्ञा हो सकता है। अब आपको इतनी अगर हिंदी आपने पढ़ी है तो आप बिल्कुल संज्ञा के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि संज्ञा क्या होता है, किसी नाम, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली चीजों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा तो हो ही नहीं सकता। अब किंतु कहीं से क्रिया हो सकती है, कहीं से भी नहीं हो सकती। क्रिया क्या है, आना जाना, खाना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हैं। तो किंतु तो क्रिया है ही नहीं, तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली हमारा अव्यय हो जाता है। अब अव्यय क्या होता है, लगातार डेली में बता रहा हूं, अव्यय क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु हमेशा से चाहे लिंग बदल जाए, कारक बदल जाए या काल बदल जाए, तो किंतु किंतु ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मयंक उधर पढ़ता है, रेखांकित शब्द में क्या है। अब रेखांकित शब्द उधर, यहां पर आपसे पूछ लिया मयंक उधर पढ़ता है, रेखांकित शब्द में क्या है, तो फिर से एलिमिनेशन मेथड और रेखांकित को हमने उधर को अंडरलाइन कर दिया।
अब आपको देखना है, ठीक है, तो उधर, अब उधर क्रिया विशेषण हो सकता है, बिल्कुल यहां पर इसकी चांसेस हैं, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। बताऊंगा कैसे। उधर संज्ञा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है संज्ञा, मैंने बताया नाम वस्तु स्थान का यहां पर पता होता है हमें संज्ञा है, तो संज्ञा तो हो ही नहीं सकता है। अब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के आगे प्रयोग होने वाले शब्द वह यह वे, तो संज्ञा तो हो ही नहीं सकता है सर्वनाम, सॉरी ऑप्शन बी भी कट हो गया, सी। अब बचता है हम पे क्रिया, तो क्रिया आपको उधर कहीं क्रिया लगा, क्रिया भी बताया उठना बैठना सोना जागना, तो क्रिया तो हो ही नहीं सकता है, यानी ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली हमारे पास क्रिया विशेषण सही हो जाता है। अब ये क्रिया विशेषण को कैसे पहचाना आपने, ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए हिंदी ना बहुत आसान है, अगर मैं बोलूं आपसे व्याकरण तो कुछ ज्यादा ही आसान है, मतलब आसान इन द सेंस कि आप पढ़ेंगे और रिलेट करेंगे चीजों को, इजीली आप कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, वन वर्ड पर हमें दिक्कत आती है, उसका भी उपाय आपको बता दिया गया है। अब मयंक उधर पढ़ता है रेखांकित शब्द में क्या है, अब उधर का हमें बताना है, उधर हमें बता दिया कि क्रिया विशेषण है, लेकिन मैंने आपको परसों याद होगा 3-4 टाइप के क्रिया विशेषण बताए थे। एक तो क्या होता है, हम पे सबसे पहले आता है, पहला लिख लीजिए रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, शॉर्टकट में लिखूंगा क्रिया विशेषण, आपको समझ जाना है आगे। दूसरा हम पे आता है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हम पे आता है स्थानवाचक, और चौथा हम पे आता है रीति काल स्थान, और हम पे आता है रीति काल स्थान और परिमाण, रीति काल स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थान काल हो गया, रीति हो गया, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, परिमाण, ठीक है। तो 4 टाइप के क्रिया विशेषण होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। अब सीधा सीधा आपको कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि उधर क्रिया विशेषण है, आपको पता लग गया है। अब कैसा क्रिया विशेषण है हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका भी भेद होते हैं। अब रीतिवाचक कभी भी आपके पास आ जाए तो रीतिवाचक में आपको हमेशा से एक प्रश्न करना है, मैं आपको आज बता रहा हूं, इसे नोट करके लिखिएगा। रीतिवाचक में आप प्रश्न करेंगे कैसे, रीतिवाचक में कैसे प्रश्न करेंगे कि मयंक धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे चलता है। अब यहां क्या है, मयंक उधर पढ़ता है, अब उधर का प्रश्न क्या होगा, मयंक कहां पढ़ता है, यानी स्थान में क्या इस्तेमाल होगा आपका, कहां। यहां पर आपको सीधा सीधा कह रहा है मयंक कहां पढ़ता है, अब मैं आपसे कह रहा हूं मयंक कहां पढ़ता है, मयंक आपने कहा उधर पढ़ता है, इधर नहीं उधर पढ़ता है, तो उधर का बोध किससे होता है, स्थान से होता है, और स्थान का प्रश्न किससे करेंगे, कहां से, तो कहां पढ़ता है, उधर पढ़ता है। अगर पूछेगा उधर क्या है, क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। काल का क्या होता है, कब, मयंक कल आएगा, तो मैंने कहा मयंक कल आएगा, आपने कहा मयंक कब आएगा, ठीक है, प्रश्न करा मयंक कब आएगा, यानी मयंक यहां पर क्या है, कब आएगा पूछ रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरीके से ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा परिमाणवाचक, तो परिमाण में हमेशा से कितना प्रश्न होगा, मयंक ने आधा लीटर दूध पी लिया, अब कितना दूध पी लिया, आधा लीटर पी लिया, तो यहां पर मयंक किस चीज का बोध करा रहा है, परिमाण का बोध करा रहा है। आगे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेटों में अगर देखने को मिले तो उम्मीद करता हूं आप गलती नहीं करेंगे। जब भी आपसे पूछेगा कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो कहीं पर स्थान होगा तो स्थान का पता प्रश्न कैसे करेंगे, कहां, और काल का करेंगे कब, और रीति का करेंगे कैसे, और इसी के साथ साथ परिमाण का करेंगे कितना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, निम्नलिखित विशेषताओं में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। अब निम्नलिखित विशेषताओं में से संज्ञा शब्द को पहचानिए, ठीक है। यहां पर हमें विशेषता मतलब यहां पर कुछ शब्द दिए हैं, तो यहां पर हमें संज्ञा को पहचानना है। अभी आपको बताया था किसी नाम, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज का बोध कराती है उस शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। अब यहां पर ऑप्शन के साथ जाएंगे फिर से। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा जयपुरी। अब ये जयपुरी क्या है, मैंने बोला ना कि यार मैं अपनी मां के लिए जयपुरी साड़ी लाया, तो मैंने बोला साड़ी लाया, कौन सी, जयपुरी लाया। अब साड़ी कैसी लाया, जयपुरी लाया, यानी साड़ी की क्या विशेषता है कि वो जयपुरी है, तो सीधा सीधा जयपुरी क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। जयपुरी आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आप स्नातक स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी थोड़ा बहुत हिंदी तो अच्छी होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये पोस्ट कल आई है और आज से आप तैयारी कर रहे हैं। 2 साल पहले पोस्ट आई थी, ठीक है, 3 साल पहले पोस्ट आई थी, फिर उसका पेपर हुआ, फिर रद्द हुआ, फिर ये इतना लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो आपको ये चीजें बेसिक आती होंगी, आपसे उम्मीद की जाती है,
ठीक है। तो यहां पर कह रहा है जयपुरी, तो जयपुरी मैंने बोला ना, मैं अपनी मां के लिए जयपुरी साड़ी लाया, तो कैसी साड़ी लाया? जयपुरी, तो विशेषण है, वह नाविक है। वह क्या है? नाविक है, यानी वो उसकी क्या है विशेषता कि वो नाविक है, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। वह खिन्न है, खिन्न है, ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि खिन्न भी विशेषण के अंतर्गत आता है। लेकिन आपका पुष्प बचता है, तो पुष्प आपको पता है पुष्प क्या होता है? संज्ञा होता है। कैसे होता है पुष्प संज्ञा? अब मान लीजिए यहां पर संज्ञा का भी कौन सा प्रकार है, ठीक है। संज्ञा भी आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो पुष्प में कैसी है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समस्त पुष्पों का ये बोध करा रहा है। आपने देखा होगा अगर पुष्प की बात हो रही है तो सभी पुष्प इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मान लीजिए पुष्प भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, गुलाब होता है, ठीक है, कमल का फूल होता है, या फिर गेंदे का फूल होता है, तो समस्त पुष्पों की जाति इसके अंतर्गत आ जाएगी। और इसमें पूछेगा संज्ञा कौन सी है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर इसी की जगह कमल का फूल होता तो कमल कौन सा है? ये व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि स्पेशल कमल के फूल की बात हो रही है। तो संज्ञा आपको पहचाननी थी, संज्ञा किस में हो जाएगी? पुष्प में हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम पे है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो शीला अपने कपड़े कैसे धोती है? स्वयं धोती है। तो स्वयं को अंडरलाइन था, अंडरलाइन हमने भी कर दिया सर्कल बना के। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम आपको पता है, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। अनाप शनाप, अनाप शनाप, 6 प्रकार के भेद होते हैं। अनिश्चितवाचक, निश्चितवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है, सार्वनामिक, ठीक है, और क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक और आपका, ठीक है। इन चीजों को आपको नोट करना है। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन सा सर्वनाम होगा स्वयं में। अब बात अगर स्वयं की हो रही है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो पुरुषवाचक है, आपने पढ़ा होगा। पुरुषवाचक में 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, उत्तम पुरुष होता है, फिर आता है आपका मध्यम पुरुष, और फिर आता है अन्य में अन्य पुरुष अंत में, ठीक है। उत्तम, मध्यम, अन्य। तो पुरुषवाचक तो हो ही नहीं सकता है। अब निजवाचक हो सकता है। स्वयं अगर आपने पढ़ा होगा तो निजता का बोध कराता है, यानी स्वयं यानी निजता का बोध ये करा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वयं या फिर अपने आप। अपने आप, ये दोनों ही इस्तेमाल किसमें होते हैं? ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम में। यानी शीला अपने कपड़े अपने आप धोती है, यानी खुद से वो धो रही है, किसी से नहीं धुलवा रही है, और स्वयं धोती है, तो यानी वो निजता का बोध करा रही है। तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अगर मैं बात करूं, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो ये निश्चय है। मैं कह रहा हूं ये पेन किसका है? ये पेन मेरा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? निश्चितता का बोध हो रहा है, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं यह पेन मेरा है, या यह भाई मेरा है, यह मेरा दोस्त है। तो यहां पर निश्चितता मतलब निश्चय का बोध हो रहा है। तो यहां पर हमेशा क्या होगा? यह, ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बीच में लाइट चली गई थी, इसका इश्यू हो गया था, क्लास को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास था कि वह आता ही होगा रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर था, ठीक है। रेखांकित शब्द इसमें ही होना था, ठीक है। आपका ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने बताया आपको रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, रिपोर्ट कर दीजिए, तुरंत क्वेश्चनों को सही कर दिया जाता है। तो वह आता ही होगा रेखांकित शब्द को पहचानना है आपको। यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या होता है आपको बताना है। अब ही उपसर्ग तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उपसर्ग मैं आपको डेली बता रहा हूं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द है, ये किसी के प्रारंभ में नहीं जुड़ा है, ना किसी के अंत में जुड़ा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्वनाम अभी आपको बताया है कि संज्ञा के आगे लगते हैं शब्द, ठीक है। लेकिन निपात ऑप्शन डी हमारे पास बचता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर ही में निपात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ही में क्या है रेखांकित शब्द में, तो ये हो जाएगा निपात। अब निपात क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो प्रैक्टिस सेट 2 या 3 में मैंने बताया था, किसी भी शब्दों पर अतिरिक्त बल देना या भार देना को क्या कहा जाता है? निपात कहा जाता है। अब वह आता होगा, अब मैंने कहा कि मान लीजिए मोहन अभी कुछ काम से बाजार गया है, तो मैंने कहा वह आता होगा, लेकिन मैंने यहां पर क्या कहा? वह आता ही होगा। तो ये ही जो शब्द है ना, ये इस शब्द पर क्या कर रहा है कि एक अतिरिक्त बल दे रहा है और भार दे रहा है।
और इसी चीज को क्या कहा जाता है, निपात कहा जाता है। तो डेफिनेशन तो इतनी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो निपात पूछ लेगा आपसे इस शब्द में, रेखांकित शब्द में क्या है, तो रेखांकित शब्द में हो जाएगा निपात हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं निपात क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो भी निपात में आ जाएगा, तुम यह नहीं, ठीक है, भी। और क्या आता है निपात में, अगर इसी तरीके से एग्जांपल देखूं मैं, तक, की, ये सभी क्या होते हैं, थोड़ा सा शब्दों में जब इस्तेमाल होते हैं ये निपात के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मैं तुम यहां तक नहीं जा पाओगे, तुम यहां नहीं आ पाओगे कहा मैंने, लेकिन मैंने इसके अवज में क्या कह दिया, तुम यहां तक नहीं आ पाओगे। तो तक क्या है, इस शब्द पर एक अतिरिक्त बल दे रहा है। तो कभी भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। और निपात क्या होता है, किसी भी शब्द पर, शब्द या वाक्य पर अतिरिक्त जो बल देते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा था, ठीक है, अमृत की वर्षा हो रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत बड़ी चीज आ गई, ठीक है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, फिर से नहीं है आ गया है, तो नहीं है हमेशा से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम दोबारा पढ़ते हैं। अमृत की वर्षा हो रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर रेखांकित अमृत को होना था, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर से ये कुछ ज्यादा हो रही है, इस चीज को बोल दिया जाएगा टीम को कि प्रिंटिंग मिस्टेक पर कम ध्यान दे, ठीक है। तो अब आइंदा से आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तो एक दो क्वेश्चनों में हो जाता है कभी कभार, लेकिन यहाँ पर रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। अब नहीं है पूछ रहा है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, बिल्कुल होता है। अम्य होता है क्या, बिल्कुल होता है, लेकिन अर्थ इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन डी सोम भी इसका पर्यायवाची होता है। अगर हम अमृत की बात करें तो अमृत का पर्यायवाची मैंने आपको बताया था, पीयूष इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। पीयूष किसका पर्यायवाची होता है, तो ठीक है, पीयूष किसका पर्यायवाची होता है, तो पीयूष होता है अमृत का पर्यायवाची, मैं आपको करवा चुका हूं। पीयूष किसका पर्यायवाची हो जाएगा, इसके अलावा सुधा हो जाएगा, सोम हो जाएगा, और क्या होता है, अमी होता है इसका, अमी होता है, सुरभोग होता है, सुरभोग इसी का पर्यायवाची होता है। और क्या क्या होते हैं इसके पर्यायवाची अमृत की अगर हम बात करें तो मधु, मधु इसी का पर्यायवाची होता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं शुभा, शुभा किसका पर्यायवाची होता है, तो ये भी अमृत का पर्यायवाची होता है। और जीवन, जीवनोदक, ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है, जीवनोदक, ठीक है, जीवनोदक, जीवनोदक किसका पर्यायवाची होता है, तो आपको याद करना है यहां पर जीवनोदक, जीवनोदक, ठीक है। इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो जीवनोदक लिखेगा, ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ये भी अमृत का पर्यायवाची होता है। तो ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, सॉरी आदर नहीं, आदर बढ़ता है, रेखांकित शब्द में का क्या तात्पर्य होगा। तो रेखांकित यहां पर से है, आपको दिख रहा होगा, एक बार फिर से डार्क कर देता हूं, ठीक है। रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या होगा, अब से आपको बताना है, से क्या हो सकता है, से विशेषण हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी आपके पास है, से प्रसर्ग हो सकता है, प्रसर्ग हो सकता है। प्रसर्ग क्या होता है, आपको परसों भी बताया था कि कारक चिन्ह को ही क्या कहा जाता है, प्रसर्ग कहा जाता है। क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर कि कारक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो प्रसर्ग नाम से उसे जाना जाता है। और सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है आपको बताना है। तो यहां पर अगर हमसे पूछेगा से क्या है, तो से हो जाएगा प्रसर्ग, और कारक पूछेगा कारक हो जाएगा, और कारक में भी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, कर्ता ने कम को करण से, ठीक है, करण कारक, करण कारक इस पर हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों का सही गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी यहां पर डेफिनेशन आपको दी है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो तो वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको एक शब्द लिख के दिखाता हूं,
वह मेरा भाई है, मेरा भाई है, भाई है, दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। अब यहां पर क्या है, मैं कह रहा हूं वह मेरा भाई है, दिल्ली में रहता है, लेकिन यहां पर जो मैंने कॉमा लगाया है, इस कॉमा अगर नहीं आता तो यहां पर क्या आता, ठीक है, यहां पर आता वह दिल्ली में रहता है, लेकिन मैंने वह की जगह किसका इस्तेमाल कर दिया, कॉमा का, और ये वह क्या है, इसी चीज को बता रहा है कि वह कहां रहता है, दिल्ली में रहता है। तो यहां पर डेफिनेशन को अगर डेफिनेशन आपको दिख रही होगी तो डेफिनेशन में आपसे क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब इत्यादि लुप्त हो, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां पर हमेशा से क्या होता है, आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। और अल्प विराम चिन्ह का आपको बता दिया किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये कॉमा को क्या कहा जाता है, अल्प विराम चिन्ह। ये सभी क्या लगे हुए हैं, अल्प विराम चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। तो अल्प विराम चिन्ह में क्या होता है, थोड़ा सा ठहराव होता है। जब भी हम किसी शब्द या वाक्यों को प्रयोग बोल रहे होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ठहराव होता है, और पूर्ण विराम चिन्ह क्या हो जाएगा, यहां पर आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और यह हमेशा से लगता है वाक्य के अंत में। और कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार क्या कहा गया है, हिंदी में जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी है, 20 है। और कामता प्रसाद गुरुजी क्या कहते हैं, जो हिंदी के सभी विराम चिन्ह हैं सिवाय पूर्ण विराम को छोड़कर, ठीक है, इस चीज को नोट करना है, सिवाय पूर्ण विराम को छोड़कर सभी के सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं, और शब्द इनकी संख्या कितनी है, 20 है। और अर्धविराम चिन्ह क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अर्धविराम कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। एक आता है हम पे उपविराम, उपविराम, ठीक है, उपविराम चिन्ह कैसा होता है, तो उपविराम चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, विसर्ग, ठीक है, 2 बिंदु यहाँ पे लगे होते हैं। और योजक चिन्ह आपको बता चुका हूं, योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट, थोड़ा ब्रैकेट में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो योजक चिन्ह हल्का सा डैश होता है, इस डैश को इतना ही रखिएगा। मान लीजिए आपने ये डैश कर दिया, ये योजक चिन्ह नहीं है, ये क्या है, निदेशक चिन्ह है, तो ये चिन्ह निदेशक चिन्ह हो जाएगा, लेकिन योजक चिन्ह हल्का सा डैश होता है। तो इस चीज को आपको नोट करना है और चीजों को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आपके पास ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। जितने भी पेड वाले स्टूडेंट हैं जो हमारे टारगेट टेस्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर वो जो हमारे वीडियो प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़े हुए हैं, वंदरोगा से जो भी छात्र जुड़े हुए हैं हमसे, लोग अलग अलग बैच चल रहे हैं, आपको पता है। कोई भी दिक्कत आती है, सबसे पहले तो आप क्या है, ऐप में मैसेज कीजिए। अगर ऐप में अगर आपको दिक्कत होती है मैसेज करने में, तो ऐप में ही हमने लिंक दिया है। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो जब भी आपके पास एक ग्रुप आता होगा, उस ग्रुप में व्हाट्सएप लिंक आ जाती है अपने आप, उस लिंक में आप ज्वाइन होते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं। तो वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर पर्सनल मैसेज, हमारे नंबर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं कि सर मैं इस वाला स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हम पे है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो नहीं आती है मतलब बोला, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए कल ना अंकित सर ने एक सेशन किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल ही वीडियो डाला है, इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। वहां पर काफी बच्चों ने ना लगातार मैसेज किए थे कि सर को पूछा था कि सर काफी टाइम होगी तैयारी करते हुए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लास्ट 60 दिन बचे हैं, कैसे होगा, मेरा तो आखिरी एग्जाम है, इतनी उम्र हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो सर ने एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाया हुआ है, और वहां पर बताया है कि किस तरीके से आप जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने क्या करा, एग्जाम में इसको पढ़ने में जल्दीबाजी कर दी। इन शब्दों में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बोला, आपने सीधा खड़ी बोली टिक मारी, और वहां पर एक ही बार मौका मिलता है गोला भरने का, और वो मौका आपके हाथ से गया तो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, -1.25 आपके चले जाते हैं, और फिर से वही कहानी, मेरिट जारी होती है 60, और हम लोग अटके होते हैं 58 नंबर पर, और उस समय अफसोस कर रहे होते हैं कि बेसिक गलत नहीं होता। तो बेसिक को गलत करने से अच्छा है कि बेसिक चीजों पर काम किया जाए। बार बार बताया गया है प्रैक्टिस सेटों में किस तरीके से स्कोर को इंप्रूव किया जाए, इसीलिए प्रैक्टिस सेट होते हैं। काफी बच्चे तो प्रैक्टिस सेट इसलिए देने आते हैं कि ये क्वेश्चन आयोग में देखने को मिलेंगे। भाई ठीक है, जो आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट देता हो जो आयोग वाले क्वेश्चन होते हो, तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेटों में आपको पता है कि आपकी गलतियों को सुधारा जाता है, आपको बताया जाता है किस तरीके से प्रैक्टिस सेट किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो हकम सिंह देता था, वो आपको पता है अभी कहां पर है, ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इन शब्दों में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी की मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी, ठीक है, इसकी ट्रिक थी कब कब है, ठीक है, कब कब है, आपको याद होगी
के फॉर हो जाएगी हमारी कन्नौजी, ठीक है, के फॉर कन्नौजी हो जाएगी, तो कन्नौजी ऑप्शन सी में है तो ये तो होती है। बी फॉर हो जाएगी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन बी में है तो ये भी हो जाएगी। के फॉर आ जाएगी खड़ी बोली, खड़ी बोली कहीं ऑप्शन में है तो बिल्कुल है जी, खड़ी बोली भी ऑप्शन ए में है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी आपके पास बच जाता है डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बी फॉर आपका होता है, ठीक है, कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है, बुंदेली आ जाएगा, बी फॉर बुंदेली आ जाएगा, और एच फॉर हरियाणवी, ठीक है, एच फॉर हरियाणवी। तो 5 प्रकार की भाषाएं आती है, और जो पश्चिमी हिंदी है इसका विकास क्रम किससे उद्गम, इसका जो विकास हुआ है सौर यानी अपभ्रंश से हुआ है, और अवधि पूछेगा किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है ना, सॉरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है, ये आती है अवधि, और इसी के अंतर्गत आपको एक ट्रिक बताई गई थी, ए बी और सी, ए फॉर अवधि, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी, तीनों ही भाषा किसके अंतर्गत आती है, तीनों ही भाषा अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी का विकास क्रम पूछेगा किससे विकास हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। तो हिंदी में जो अधिकांश शब्द हैं, आपको पता है हिंदी आदि किसकी, हिंदी को मतलब हिंदी को किसकी आदि जननी माना जाता है, मतलब ठीक है, हिंदी की जो जननी हुई है या फिर हिंदी का जो वो चीज हुई है, विकास हुआ है, कहाँ से हुआ है, कहीं ना कहीं हमने देखा है ना कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर शब्द में अगर संस्कृत दिख रहा है तो इसका आंसर सही होगा, क्योंकि अधिकांश हिंदी भाषा के शब्द जो हैं संस्कृत से आए हुए हैं। फारसी से कुछ ही लिमिटेड आए हैं, अंग्रेजी से लिमिटेड आए हैं, उर्दू से लिमिटेड आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी जो प्रभावित हुई है वो संस्कृत से हुई है, क्योंकि हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन है, संस्कृत भाषा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। वैदेही वनवास जो रचना हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो उपनाम हो जाएगा हरिऔध हो जाएगा। पूछा जाता है हरिऔध किसका उपनाम है, तो ये हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का, जिन्हें हरिऔध नाम से जाना जाता था, और इन्हीं की रचना है वैदेही वनवास। इनकी एक और रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास। इनकी कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास, ये भी किसकी रचना हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है। एक आती है हम पे रामाधीर सिंह दिनकर, ठीक है, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा रामाधीर सिंह दिनकर। तो इनकी कौन सी रचना हो जाएगी, उर्वशी, उर्वशी एक रचना आती है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है, एक बार एग्जाम में पूछी गई है, प्रवक्ता का एग्जाम था हिंदी का, उसमें पूछा गया था उर्वशी किसकी रचना है। या फिर इन्हीं की आती है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये भी इन्हीं की हो जाएगी, किसकी, ये हो जाएगी हरिऔध जी की, सॉरी रामाधीर सिंह दिनकर जी, या फिर इन्हीं की हुंकार हो जाएगी। हुंकार किसकी रचना है पूछेगा तो ये भी इन्हीं की हो जाएगी। और मैथिली शरण गुप्ता आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी रंग में भंग, ठीक है, इनकी एक रचना पूछी जाती है, रंग में भंग किसकी रचना है, रंग में भंग, ये इन्हीं की रचना हो जाएगी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की। और निराला जी की हम परसों पढ़ चुके हैं सभी रचनाएं, तो डेली डेली आपको यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है। आगे चलते हैं, पेट भर मन मोदक से कब लोकित्ती का सही अर्थ है। पेट भरे मन मोदक से कब, लोकित्ती का सही अर्थ बताना है आपको, पेट भरे मन मोदक से कब। अब ना एक चीज आपको बताता हूं, आप में से मेरे ख्याल से मैं मानता हूं, ठीक है, टॉपर्स की तो बात छोड़ दीजिए, एवरेज स्टूडेंट जो 70 से 80% स्टूडेंट है वो लोकित्ते और मुहावरे छोड़ कर जाते हैं और कभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहुत स्मार्टली वो लोग सोचते हैं कि यार मुहावरे लोकित्तियां बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, हो जाते हैं। दिक्कत कहाँ पर आती है तब, तो दिक्कत जो आती है ना आप लोगों को लोकित्ते और मुहावरे में, मैं आपको बताता हूँ, दिक्कत वहां पर आती है जब वो पूछता है और सारे ऑप्शन एक जैसे देता है। अभी आपने हाल ही में एग्जाम दिया था, शायद मेरे ख्याल से फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे स्टूडेंट है, काफ़ी बैच वाले स्टूडेंट हैं, तो हर किसी को मैं बोलता था कि ये चीज़ों को जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के होते हैं। ऐसा नहीं है इनको रट के जाना है,
डेली एक एक मैंने बताया आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है, बार बार नहीं बताना यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि कभी ना कभी चीज पढ़ी हुई हमें रिकॉल हो जाती है। अब आपने यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन वो इतने क्लोज देता है, कभी भी वो ना, एक वीडियो के पेपर में आए थे, क्वेश्चन आया था, ऊंट के बल बछड़ा कूदे, ठीक है, मेरे को याद है अभी भी। तो ऊंट के बल बछड़ा कूदे क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन के इतने क्लोज ऑप्शन दिए हुए थे, तो काफी बच्चे उस क्वेश्चन को भी गलत करके आए हुए थे, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों पे हमें सीखने को मिलता है। एक बार गलती हो जाती है, 2 बार हो जाती है, लेकिन तीसरी बार वो गलती हो रही है तो गलती नहीं, मूर्खता होगी। तो इन चीजों को पढ़कर जाना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है पेट भरे मन मोदक से कब लोकित्ती का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। यानी आप सोच रहे हैं कि आपका जो लोकित्य मुहावरे हो सही हो जाएगा, क्योंकि आपको आता है, लेकिन आप केवल सोच रहे हैं, आपने उस पर काम नहीं किया है। किसी भी चीज को सोचते रहने से काम में सफलता ना मिलना। आपने सोचा भाई मैं तो वीडियो बन जाऊंगा या फिर 4200 ग्रेड पे चकबंदी अधिकारी बन जाऊंगा, लेकिन मेहनत आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं आप अपने लिए, पेट भर मन मोदक से कब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम, जो कि हिंदी का क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो रूढ़ शब्द अगर आपने पढ़ा होगा तो रूढ़ शब्द 3 टाइप के हम पे शब्द आते हैं। यौगिक आ जाएगा, यौगिक, ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं। एक आता है योग रूढ़ शब्द, और हम पे आता है रूढ़ शब्द। तो 3 प्रकार के ये शब्द होते हैं। इन शब्दों में क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए। रूढ़ शब्द क्या होता है, जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता, यानी मूल शब्द की यहां पर बात हो रही है। तो मूल शब्द यानी जिनका सार्थक खंड ना हो पाए, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो यानी अगर मैं बात करूं यहां पर रूढ़ शब्द के हिसाब से, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं मूल शब्द है, जो कि जिसका सार्थक खंड, अब लाल का क्या सार्थक खंड होगा, मल का तो मल 2 शब्दों में टूट जाएगा, मल, ठीक है, मल 2 शब्दों में टूट गया ना, ठीक है। पलंग भी 2 शब्दों में टूट गया आपका पलंग, ठीक है। और महाराजा, महान है जो राजा, तो यहां पर ये शब्दों में टूट गया। लेकिन जो लाल शब्द है, लाल का लाल, ठीक है, तो एक ही शब्द है जिसका आप सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, या ये मूल शब्द होते हैं। इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब यहां पर आपने देखा होगा यौगिक शब्द, तो ये महाराजा है, महान है जो राजा, आपको बताया है महाराजा, यानी 2 शब्दों से मिलकर बने शब्द। महान है जो राजा, ठीक है, महान है राजा। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या है कि यहां पर महान है राजा, तो यौगिक शब्द है, महान है राजा। तो 2 शब्दों से मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द, इससे पहले कनिक सहायक में आपने पढ़ा होगा, आपके उसमें समास दे रखा था। तो योग रूढ़ शब्द जितने भी होते हैं ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसी पंकज क्या है, पंकज, ठीक है, पंकज हो गया, या जलज हो गया, ये शब्द क्या है हमारे, ये योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे, जो खुद का बोध, जो किसी तीसरी वस्तु का हमें बोध कराते हैं। पंकज किसके लिए इस्तेमाल होता है आपको पता है, जलज किसके इस्तेमाल होता है, कमल के लिए होता है। तो ये आपका हिंदी का सोल्यूशन है। थोड़ा सा आज वीकनेस थी, तबीयत जरा खराब थी, तो इस कारण आपकी क्लास लेट आ पाई। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझेंगे। बाकी आपको क्लास जल्दी मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो इस चीज पर माइंड नहीं करना है। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी आपको अगला सोल्यूशन मिलेगा।